नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किए गए प्रशासनिक कार्य एवं न्यायिक जो सुधार किए गए उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा था। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 7 वर्षों तक के लिए था, जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो सुधार किए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। इसी क्रम में हम देखेंगे कि उनके कार्यकाल में और क्या क्या कार्य हुए। 1833 में जब इनका कार्यकाल अंतिम दिनों पे था, 1833 में चार्टर एक्ट आया। मैंने आपको बताया था 20-20 वर्षों के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर बनाती थी ब्रिटिश की सरकार। तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत 20 वर्षों का उनको व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। फिर 1813 में आया, इसके बारे में हमने बात की थी। अब 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, जिसके माध्यम से विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक क्षेत्र था, जितना प्रसार था, वो बॉम्बे, मद्रास एवं कलकत्ता तक सीमित था। तब उसको हम बोलते थे बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया है लास्ट क्लासेस तक कि अब कंपनी का अधिकार पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर हो चुका है। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये बोला गया कि अब जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी कंपनी की, वो होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक इस अधिनियम के अंतर्गत पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। इसी के साथ ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1833 तक गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? विलियम बेंटिक। 1834 में भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ सुधार किए गए। जैसे पहला सुधार ये किया गया था कि विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई। एक्चुअली पहले क्या था 1813 के एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी एक परिषद हुआ करती थी। अपनी परिषद के साथ मिलकर वह भारत में शासन चलाता था। तो उस गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य हुआ करते थे, अर्थात गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य, ये मिलकर जो महत्वपूर्ण शासन संबंधी निर्णय होते हैं उनको लेते थे। पहली बार 1833 में एक नया सदस्य जोड़ा गया, एक अस्थायी सदस्य के रूप में विधि सदस्य। कानून संबंधी जितने भी कामकाज देखने के लिए एक सदस्य की पोस्ट बनाई गई। ये लेकिन अस्थायी थी, ठीक है, पदेन सदस्य या अस्थायी सदस्य के रूप में थी। तो मैकाले की नियुक्ति की गई। आपको पता होगा मैकाले का काफ़ी ज़्यादा योगदान है भारत में पश्चिमी शिक्षा को लाने में। जो आज जो भारत की शिक्षा का स्ट्रक्चर है, वो उस समय के मैकाले की ही देन है। तो विधि सदस्य के रूप में मैकाले को लाया गया। साथ ही साथ अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। यही मैकाले हैं। मैकाले सलाह देते हैं कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाई जाए। तो मैकाले ने सलाह दी और अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। साथ ही साथ 1835 में मैकाले के द्वारा ही एक घोषणा पत्र लाया गया। 1835 का जो डिक्लेरेशन है, उसमें कहा गया कि भारत में जो शिक्षा का प्रसार करना है, उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है। समझे? अंग्रेजी भाषा को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं सो दैट कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भारत में लाया जाए। एक्चुअली इससे पहले क्या था, जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वह चाहते थे कि वह भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें। जैसे वॉरेन हेस्टिंग वगैरह जो थे, वह प्राच्यवादी माने जाते हैं उनको, ठीक है। तो प्राच्यवादी का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोगों की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसमें हम कोई भी हस्तक्षेप ना करें। भारत की संस्कृति ऐसे ही बनी रहे जैसी चल रही है। लेकिन विलियम बेंटिक उपयोगितावादी विचारकों से प्रभावित थे, इसलिए सामाजिक सुधार शुरू हुए और 1835 में घोषणा पत्र के माध्यम से ये बोला गया कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, जो आज तक चल रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन आज तक भारत में चल रही है। मैकाले के नाम से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, जो यहाँ लिखा नहीं है, कि जब मैकाले की यहाँ नियुक्ति हुई तो मैकाले की नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में हुई थी। इसीलिए मैकाले के प्रयास से 1834 में विधि आयोग का गठन हुआ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1834 में मैकाले के द्वारा ही हुआ। मैकाले उसके हेड हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आज भी वर्तमान में मौजूद है।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत। इसके अलावा जो न्यायिक सुधार विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किए गए कि न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं को अनुमति दी गई। जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस होती हैं, स्थानीय भाषाएं होती हैं, उनको न्यायालयों में स्थान दिया गया। एक्चुअली जो मुगल शासन चलता था तब जो न्यायालय या कोर्ट की भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में देखा, इन्होंने ये सोचा कि फारसी भाषा ना तो जजेस को आती है ना ही जनता को सही से समझ में आती है, इसलिए इन्होंने स्थानीय भाषाओं को अलाउ किया न्यायालयों में। अंग्रेजी में होगी या तो जरे या स्थानीय भाषाओं में हो सकती है। साथ ही साथ आगरा को इन्होंने प्रोविंस बनाया। आगरा को, जो वर्तमान में आगरा सिटी है, आगरा शहर है, उसको एक प्रांत बनाया और 1834 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इससे पहले मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जहाँ पर दीवानी और फौजदारी, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स जो हैं, दोनों की ही सुनवाई होती थी। इसके अलावा लोगों को न्याय बेहतर मिल जाए इसलिए इलाहाबाद में भी एक सदर दीवानी और सदर निजामत की स्थापना की गई। निजामत मीन्स फौजदारी, क्रिमिनल केसेस के लिए। तो इलाहाबाद में भी न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा न्यायालय संबंधी सुधार थे जो किए गए। एक इंपॉर्टेंट सुधार विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ये हुआ कि भारतीयों की नियुक्ति फिर से शुरू की गई। एक्चुअली जब कार्नावालिस थे तो कार्नावालिस को लगता था कि भारतीय इतने योग्य नहीं है कि उनको कंपनी में नियुक्ति दी जाए, इसलिए उसने जो है भारतीयों की नियुक्ति कंपनी में करने से मना कर दिया था, जिससे भारत की आम जनता में भी रोष था। जो लोग एलिजिबल लोग थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन इस पॉलिसी को विलियम बेंटिक ने आके पलट दिया और भारतीयों की नियुक्ति स्टार्ट की। हालांकि बड़ी मात्रा में नहीं की, लेकिन शुरुआत तो कम से कम की। ठीक है, तो भारतीयों की नियुक्ति यहाँ से शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद भारत में पहली बार एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया कोलकाता में। ध्यान से सुनिएगा, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया जहां पर वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन, जो पाश्चात्य मेडिकल शिक्षा है, उसकी पढ़ाई की शुरुआत की गई। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एशिया में अपने तरीके का पहला मेडिकल कॉलेज था जहां पर वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। तो एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज जो था कोलकाता में था, भारत को तो था ही था। ठीक है, विलियम बेंटिक को एक काम के लिए और जाना जाता है कि इन्होंने भारतीय रियासतों के साथ जो संबंध बनाए उसमें यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। यथासंभव तटस्थता मीन्स इंटरफियर नहीं किया। जैसे मान लीजिए किसी भी देसी रियासत में अगर कोई गड़बड़ भी हो रहा है तब भी उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब इंटरफियरेंस नहीं किया कि अव्यवस्था के नाम पर किसी राज्य को हड़प लिया हो या युद्ध कर दिया हो। इन्होंने देसी रियासतों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। इसके लिए इनको जाना जाता है, इन्होंने युद्ध की नीति को लगभग त्याग दिया था। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे इन्होंने मैसूर पर कब्जा किया। मैसूर राज्य को बहुत पहले ही हरा दिया गया था, मैंने आपको बताया था, और सहायक संधि के तहत उसको रूल किया जा रहा था। मैसूर को 1831 में 1831 में पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया गया। साथ ही साथ कछार एवं कुर्ग, इन क्षेत्रों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया गया था। इनका विलय कर लिया 1834 में। मैसूर, कछार एवं कुर्ग जो है, इनका विलय ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से कर लिया। अन्यथा ज़्यादातर जगह जो थी वो तटस्थता की नीति थी, युद्ध की नीति, युद्ध एवं संयोजन की नीति, युद्ध करके किसी क्षेत्र को जीतने की नीति इन्होंने त्याग दी थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह के साथ जो मित्रता संधि चली आ रही थी उसको बरकरार रखा, इसलिए पंजाब और सिंध जो था वो इनके कंट्रोल के बाहर था। तो ये था विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1835 तक का। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सारे ही पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स मैं यहाँ पर सब आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक नए गवर्नर जनरल आएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखिएगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक।
दूसरे आएंगे चार्ल्स मेटकॉफ, भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। एक्चुअली चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं ये एक्टिंग गवर्नर जनरल हैं, मींस ये जब रिटायर हुए तो किसी को कुछ देर के लिए बनाना था, तो इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को बना दिया गया। जब इनको गवर्नर जनरल बनाया गया तो इन्होंने प्रेस पर जितने भी प्रतिबंध लगे थे इससे पहले सारे प्रतिबंध हटा दिए, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थी प्रेस पे सारी हटा दी। इसीलिए इनको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, मींस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इन्होंने प्रेस पर लगी सभी तरीके के प्रतिबंध हमेशा के लिए हटा दिए, इसलिए इनको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। यही एक कारण था जिसकी वजह से इनकी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके डायरेक्टर्स के बीच में मतभेद हो गया और इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। 1 साल का इनका कार्यकाल था 1835 से 36 के बीच में, और कोई काम नहीं हुआ। तो कुल मिला के हमने 10 गवर्नर जनरल देख लिए। इसके बाद हम आते हैं 11वें पे, लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल था 1836 से 1842, 6 साल का इनका कार्यकाल था। और आते ही लॉर्ड ऑकलैंड ने कुछ काम किए। पहला काम था प्रथम अफगान युद्ध, फर्स्ट अफगान वॉर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1839 से 1842 3 साल के लिए चला, 3 साल के लिए चला, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी। लगभग सारे सैनिक इनके मारे गए थे। अफगान युद्ध में इनकी बहुत बुरी पराजय हुई थी। इवन जो सिंध के अमीर हुआ करते थे, मीन्स सिंध का जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की थी। इसके बावजूद भी पहले अफगान युद्ध में अफगानिस्तान से ये हार गए, बड़ी ही बेइज्जती हुई। तो इन्होंने क्या किया, 1839 में सिंध से सहायक संधि कर ली, सिंध को अपने पास सहायक संधि पे मजबूर कर लिया। एक्चुअली इनकी वो थी, इनको अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इनको किसी को तो अपने में मिलाना था। तो इन्होंने क्या किया, जिसने इनकी सहायता की थी उसी पर दबाव बनाया और उसको सहायक संधि के लिए मजबूर कर दिया। तो 1839 में सिंध ने सहायक संधि कर दी और सिंध भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंतर्गत आ गया। इसके बाद इसी में क्या हुआ, रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 के आसपास हो गई। ये कार्यकाल 1836-42 के बीच में इतना काम हुआ। इसमें आप याद रखिएगा प्रथम अफगान युद्ध जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, और 1839 में सिंध भी फाइनली सहायक संधि के हस्ताक्षर हो गए। अब बचा सिर्फ पंजाब, और पंजाब में भी रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, अर्थात अब अंग्रेजों का निशाना रहेगा पंजाब की ओर। तो अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड एलनबर्ग, जिनका कार्यकाल है 1842 से 44 के बीच में, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल था। तो 2 साल में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जिस सिंध ने इनकी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे उसी सिंध पर इन्होंने आक्रमण करके उसको कब्जा लिया, प्रत्यक्ष रूप में अपने कंपनी के शासन में मिला लिया। साथ ही साथ लॉर्ड एलनबर्ग के समय एक काम हुआ कि दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था 1833 में एक प्रावधान था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, उसके लिए एक कानून बना 1843 में, 1843 में फाइनली कानून बना और दास प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, अफगान युद्ध में ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए फॉरवर्ड पॉलिसी, कुशल आक्रमण की जो नीति है उसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे जब हम हिस्ट्री को अलग से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अभी के लिए इतना याद रखिए कि इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, सो दैट कि हमें अपना ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आज के अंतिम गवर्नर जनरल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं लॉर्ड हार्डिंग वन। लॉर्ड हार्डिंग वन, हार्डिंग वन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 70 साल बाद दूसरे हार्डिंग आएंगे वायसराय के रूप में 1911 के आसपास। तो अभी जो 1844 से 48 के बीच में 4 साल जिनका कार्यकाल है वो है लॉर्ड हार्डिंग वन। इनके कार्यकाल में जो काम हुआ या जो घटनाएं हुई वो था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 में इनके कार्यकाल में हुआ। मैंने बताया नहीं, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, अंग्रेज चाहते ही थे, जैसी रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 4-5 साल वेट किए, 1845 में एंग्लो सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की हार हुई, सिख की हार हुई और इसके तहत लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि ये कब हो रहा था, लॉर्ड हेस्टिंग
उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। 1844 से 48 के बीच में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 में, जिसमें लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि एक प्रकार से सहायक संधि के तौर पर ही थी, ठीक है, एक प्रकार से सहायक संधि के तौर पर ही थी। मतलब कि आप संप्रभुता ब्रिटेन वाले ले लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी, आप अपना शासन कर सकते हो, लेकिन आप अपने विदेशी संबंध नहीं बना सकते, अपनी सेना नहीं रख सकते। तो एक प्रकार की सहायक संधि के तौर पर थी लाहौर की संधि। इस प्रकार से अब कंपनी का या ब्रिटिश शासन का जो राजनीतिक विस्तार था सिंध और पंजाब तक पहुंच गया, सिर्फ अफगानिस्तान ही बाकी था। इस प्रकार से कंपनी ने अपना विस्तार जो है लगभग पूरे भारत पर कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग के समय एक इनकी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, जो कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि दोनों का उन्मूलन किया। उड़ीसा प्रोविंस जो था, उड़ीसा में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो उड़ीसा से दोनों ही चीज़ों को उन्मूलन कर दिया, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि का, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ये हुआ। ये सारे जो युद्ध हुए हैं, अफगान वार या पंजाब वॉर, ये सब कुछ हो रहा था कि कैसे भी जो रसिया है, रूस है, उसका प्रभाव भारत की ओर हो रहा था। तो अंग्रेज चाहते थे कि उनके प्रभाव को रोकने के लिए वो अफगानिस्तान पे ही रोक दें। तो इसके लिए दो नीतियाँ होती हैं, तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि किन किन नीतियों का अंग्रेजों ने अनुपालन किया। लेकिन हम लोग 1848 तक जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनके शासन में किए गए सभी महत्वपूर्ण जितने भी कार्य थे, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब 2 गवर्नर जनरल बचे हैं, उनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद गवर्नर जनरल ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम वाइसराय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।